Hello, respected teachers, parents and students. मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। मैं आज जो हमारा हर पेरेंट्स के मन में ये है कि हर टीचर के हर एक बच्चे के स्टूडेंट के जो 12th क्लास में है सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही है कि मैं कैसे क्या पढ़ूंगा इतना शॉर्ट टाइम में, कौन सा क्या सिलेबस कम हुआ है, इनके बारे में उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उन्हीं के बारे में हम हर यूनिट की डिटेल स्टडी करेंगे कि हमारे सब्जेक्ट जो फिजिक्स है उसमें क्या चीज़ें कम हुई हैं या जो चीज़ें कम हुई हैं हम उन्हें पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तो अगले टॉपिक्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारी 56 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको बता दिया जाता है कि जो 56 मार्क्स है यूनिट वाइज हम उनको डिवाइड कर रखे हैं। जो 100 मार्क्स का टोटल हमारे पास होता है 56 प्लस 14 मार्क्स जो स्कूल से जाते हैं सेशनल के, वो आपके कंटिन्यू वैसे रहेंगे, एंड प्लस 30 मार्क्स आपके क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल के रहेंगे। टोटल आपके 100 मार्क्स। तो उनका डिवाइडेशन है 56 प्लस 14 प्लस आपका 30, वो वैसे ही इनको डिवाइड कर मार्क्स के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है कि हमारे 100 में से ही जो मार्क्स आने हैं वो है। फिर बात आती है जो हमारी यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनमें बात करें। तो उसका जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर फर्स्ट था विद्युत क्षेत्र, उसमें से हमें कुछ भी चेंजेस होने को नहीं मिले कि जैसा पहले था जो पढ़ते आ रहे थे वैसा का वैसा ही, उसमें से एक टॉपिक भाई कहीं चेंज नहीं हुआ है, तो आपको इसमें से कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब चीजें आपको पढ़नी है। फिर बात आती है फिर यूनिट फर्स्ट के ही सेकंड चैप्टर में गाउस लॉ एंड इसके अनुप्रयोग। जो गाउस लॉ इसके एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर सिर्फ आपकी इसमें एक एप्लीकेशन जो दे रखी है, अकॉर्डिंग टू मी तो इसमें नो चेंज है। देखो कैसे है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन्होंने हटाई। अभी इसमें क्या लिख रखा है इन्होंने, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी है जो चैप्टर नंबर 2 में, ये तो इन्होंने कहा हटाती है, लेकिन जो मेरे पास सिलेबस है अभी आप देखेंगे जो सिलेबस है न्यू सिलेबस है उसके अंदर जो इन्होंने दे रखा है कि संशोधित पाठ्यक्रम, उसमें इन्होंने जो एप्लीकेशंस में एक नाम दे रखा है समरूप आवेशित चालक गोला। तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा कि समरूप आवेशित चालक गोले के लिए आपको क्या है निकालनी पड़ेगी, जो सेम कैसी है ये गोलीय कोश के जैसी है, मतलब ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पाठ्यक्रम के अंदर जो इसमें हटाए गए भाग में हमारे पास अचालक गोले के बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जो सिलेबस में ये रखा है कि आपके ये वाला सिलेबस आएगा कि संशोधित पाठ्यक्रम का जो पैटर्न आ रखा है उसमें इन्होंने अचालक गोले की कहीं बात नहीं की है। तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम ये एक समान आवेशित गोला तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा कि ये जो अचालक गोला है हम पढ़े कि नहीं पढ़े, क्योंकि हटाए गए भाग में इसका कहीं इनको इसको मेंशन नहीं किया गया है, जबकि जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर इसको मेंशन किया गया। तो अकॉर्डिंग टू मी शायद इसको हटाया है इन्होंने, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, हम बोर्ड एग्जाम में हैं कि हटाए गए भाग में ये नहीं है तो हम इसको छोड़े या नहीं छोड़े, थोड़ा सा इसमें हमारे पास कंफ्यूजन रहेगा। फिर बात करते हैं इसी के अंदर विद्युत विभव, जो चैप्टर नंबर हमारा क्या है 3rd है। सेम सिचुएशन इसके लिए आपके पास आएगी। देखो विद्युत विभव है चैप्टर है, तो हमें विभव के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो नए बेसिस चैप्टर का, तो उस टाइटल के बारे में हमारे पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने पहला ही हटाए हुए भाग में क्या दे दिया, स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर दे दिया, जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। क्यों पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है इसमें जो एप्लीकेशंस आएंगी इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, विभव ही ज्ञात करेंगे। और विभव ज्ञात करने का मतलब है कि हमें विभव के बारे में हमें पहले थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। तो ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे इसमें हटाए। ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा
अंतर क्या होता है, या इन दोनों की विमाओं से रिलेटेड या इनके मात्रक से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन ये जो चैप्टर है वो उसके ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर इसमें जो हटाए गए भाग में एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव हटाए हुए में दे रखा है। सेम इस वाली सिचुएशन यहाँ दे रखी है कि जो सिलेबस हमारे पास ये आ रहा है, इसके अंदर इन्होंने इस टॉपिक को आवेशित चालक गोले के कारण, आवेशित चालक गोले के कारण ऐसे मेंशन कर रखा है। तो हमें ये भी क्या है ध्यान में रखना ही होगा। फिर बात आती है हमारा चैप्टर नंबर 4। इसमें सिर्फ एक चैप्टर 4 नंबर चैप्टर में आपको क्लियरली दे रखा है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसमें क्या भिन्न भिन्न पैराविद्युत पदार्थ भर दिए जाएं तब उसमें जो उसकी धारिता होगी वो क्या होगी वो ज्ञात कर। लेकिन इसको भी स्टूडेंट्स आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, कैसे कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसकी हम सिंगल पैराविद्युत या डबल के लिए इसकी समांतर प्लेट के लिए सिर्फ बताया गया है। तो वो चीजें हमें इससे रिलेटेड हम चीजें पढ़ चुके हैं, तो इसका हमें इतना नहीं होगा कि अगर हट जाता है तो एग्जाम में नहीं आएगा, अगर नहीं भी हटता तो इसका ज्यादा हमें नुकसान नहीं होना था, क्योंकि ये चीज पिछली जो चीजें हैं उन सबसे क्या है रिलेटेड है। तो ये तो हमने बात की क्या सिर्फ यूनिट फर्स्ट के बारे में बात की है कि यूनिट फर्स्ट जो 7 मार्क्स की यूनिट आती है उसमें कितना क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर इसके अंदर देखा जाए तो जो मेरे अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये कहें कि यूनिट फर्स्ट में 1% जो सिलेबस है वो भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि अगर क्लियरली अगर हमारी समझ में आता है कि हमें ये नहीं पढ़ना है तो सिर्फ ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है उसी की बात करेंगे कि वो हमें क्या है नहीं देखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप जो सिलेबस है उसकी बात हम करते हैं तो जो थर्ड हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो क्लियरली हमें दे दिया कि इसके अंदर क्या है कोई चेंजेस नहीं है, और इसी के अंदर जो हमारा ये एप्लीकेशंस दे रखी है इसमें हमारे पास ये नहीं दे रखा है कि सिर्फ अपने को क्या है एक गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव नहीं ज्ञात करना, लेकिन वही चालक गोले वाली बात है कि थर्ड चैप्टर के अंदर तो हमने चालक गोला इसमें मेंशन कर रखा है आपको, और लेकिन जो अपने को क्या है समान आवेशित गोलीय चालक गोले के लिए दे रखा है तो वो पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, तो वही यहाँ पर सेम सिचुएशन आ रही है। तो ये मान के चलिए कि यूनिट फर्स्ट में आपका कुछ सिर्फ ये टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं छोड़ना। करते हैं हम इसकी यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड हमारी कौन सी है धारा विद्युत की, जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस आएंगे। 2 चैप्टर है इसके अंदर, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। देखो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो चैप्टर 5 है हमारा विद्युत धारा, इसमें से कौन कौन सी चीजें जो चैप्टर से हटाई गई हैं और कैसे हमारे से रिलेटेड है उसके बारे में भी साथ में बात करते हैं। जो विद्युत धारा वाला चैप्टर है, विद्युत धारा की डेफिनेशन ये कहीं की हटा दी गई है, लेकिन विद्युत धारा का हमें पता होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए कि धारा क्या होती है। जब तक हमें धारा का ही नहीं पता होगा हम उस चैप्टर के बारे में कैसे पढ़ेंगे कि एम्पियर इसका मात्रक होता है, तो इसको हटाने का इसमें क्या कोई सेंस नहीं रहा। फिर बात आती है ओम का नियम। ओम का नियम है उसका कथन हटा दिया है कि V बराबर क्या होता है RI होता है, ये हटा दिया, लेकिन ओम के नियम की व्युत्पत्ति उसका प्रूफ है वो हमें निकालना है, तो ये भी हमें क्या है पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसके हटाने का भी कोई मतलब नहीं रहा। मैं ये जो सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ वो सिर्फ वही लिख रही हूँ जो सिलेबस हटाया गया है एग्जाम्स में। फिर बात करते हैं इसमें विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो देखो जब हम विद्युत धारा की बात करेंगे, ओम के नियम की बात करेंगे, तो हमारे पास जो धारा प्रतिरोध है उसका भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे R क्या प्रतिरोध ही तो था। फिर प्रतिरोधकता का भी क्या हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इन चीजों का हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन चीजों को आप पढ़ें, ये
एग्जाम की दृष्टि से नहीं पढ़े, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए हमें ये चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। फिर बात आती है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड। ये इसमें क्लियरली कर दे रखा है कि ठीक है, इसको आप क्लियरली आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये टॉपिक आपको जैसे हर साल इसमें से क्वेश्चन एक साल छोड़ के एक साल या तो उसके वर्ण कोड का कुछ कोड नंबर देके उसके कलर्स को पूछ लेते थे, या कलर्स देके उसके कोड निकालना पूछते थे। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक शॉर्ट ट्रिक से सारा का सारा, जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है बीबी रॉय ब्रिटेन वाली, तो उससे हम इसको मात्र ये कहें कि 5 मिनट्स में इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और बार बार इसको रिपीटेशन भी इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं रहती। लेकिन चलो कोई नहीं, ये हमारा क्या सिलेबस से हटा है। फिर बात करते हैं क्या, प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन। देखो यहाँ ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर संयोजन, ये हम क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो इसके बारे में से ये देखते हैं कि भाई हाँ, ये चीजें बच्चों को पहले से पता है, 10th क्लास इन्होंने पास आउट कर रखी है। जैसे ओम का नियम भी पढ़ लिया हमने, प्रतिरोध, धारा, इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो ये सोचते हुए शायद उन्होंने हटा दिया होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तो क्या हो गया, हट गया है। लेकिन जो सेलों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन है वो कोर्स में अवेलेबल है। मतलब हमें अगर 10th क्लास वाला हम ये मान के नहीं चल सकते कि हमें 100% याद है, तो टीचर को भी ये पढ़ाना जरूरी होगा, बच्चों को भी एक बार पढ़ना जरूरी होगा, इनको उसको समझना जरूरी होगा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तभी इससे हम आसानी से सेलों का जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन है उसको याद कर पाएंगे। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में सेलों का समांतर क्रम और संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन पूछा जाएगा। और फिर इसमें एक हटाया है क्या, विद्युत शक्ति, जो क्लियरली कहता है कि विद्युत शक्ति को इसने हटा दिया, जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कुछ ऐसा बन सकता था। तो विद्युत शक्ति जो पावर है वो क्या है, हटा दी गई है। फिर बात करते हैं इसी के अंडर में हम चैप्टर नंबर 6 में, जो चैप्टर नंबर 6 है प्रैक्टिकल का जो पूरा चैप्टर है, इसमें जितने हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, जितने हमारे सिलेबस में सारे प्रैक्टिकल्स इसके अंदर आए। तो जो विद्युत परिपथ है चैप्टर नंबर 6, उसमें से सिर्फ जो विभव मापी की एप्लीकेशन है, एक अल्प प्रतिरोध का मापन, वो हटाई गई है। जैसे उसमें हमने 2-3 एप्लीकेशन और भी की थी, विद्युत वाहक बलों की तुलना ज्ञात करना, या प्राथमिक सेल के बारे में प्रतिरोध ज्ञात करना, इनके बारे में हमने बात की थी। तो वो नहीं देखनी हमें। जो विभव मापी वाला आर का जो फॉर्मूला आया था आपके पास, L2 - L1 वाला, वो वाला अपॉन L1 × R, ये वाला फॉर्मूला है। वो वाली जो है अल्प प्रतिरोध वाला, वो आपको नहीं याद करना। जबकि अगर इसके अंदर जो हमारे पास वोल्ट मीटर और एमीटर का अंश शोधन है, जो इससे, क्योंकि ये तो एप्लीकेशंस है, तीनों एप्लीकेशन, चारों एप्लीकेशन एक जैसी है, इसी से रिलेटेड थे। वोल्ट मीटर और एमीटर का अंश शोधन वो नहीं हटाए गए हैं। आप ये सोचो कि वो हटा दिए गए, वो कुछ अलग, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो नहीं हटाए हैं। सिर्फ हमारे पास जो हटाए गए हैं, जो एप्लीकेशन अपनी पोटेंशियोमीटर की अल्प प्रतिरोध का मापन, सिर्फ एक एप्लीकेशन क्या इसमें हटाई गई है। तो इस तरीके से अगर हम देखे जाए तो इस चैप्टर में भी हमारे पास जो डायरेक्टली हटने वाली बात आएगी, तो कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड वाला, विद्युत शक्ति एंड ये, कि इनको अगर हम नहीं पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको डायरेक्ट आपने हटा दिया। लेकिन अदर्स को आपको क्या है, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से जो आज हमने अभी बात की है, मैं सिर्फ अभी प्रेजेंट में 2 यूनिट की बात कर रही हूँ। हर यूनिट को अपन डिटेल में समझेंगे। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट की आज मैंने बात की है, जो 12 मार्क्स 56 में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो जो ये 2 यूनिट है वो कितनी है, 5 मार्क्स के लिए। एक साथ में एक बात और कहती हूँ कि जैसे विभव मापी के एप्लीकेशंस हैं, तो उन लोगों को ये पढ़ना भी पड़ सकता है कि किसी स्कूल के अंदर अगर अल्प प्रतिरोध मापन वाला प्रैक्टिकल अगर करवाया जा रहा है, क्योंकि ये सिलेबस में है हमारे पास अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, तो वो अगर ज्ञात करना हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये वहां पर उसको आनी जरूरी होगी। तो उन लोगों के लिए नहीं हटी है। ये हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम की जो आपकी मेन एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। तो अगले
नेक्स्ट अपन चलते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में सिर्फ एक चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो उसमें से सिर्फ इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और साइक्लोट्रॉन दो टॉपिक हटाए हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको क्या है पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में जैसे हम बायो-सावर्ट रूल पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो उन सब के अंदर जो डायरेक्शंस हम निकालेंगे, जैसे दाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम, तो वो चीजें किसके लिए डायरेक्शंस निकालने के लिए है। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये पूछना कि भाई इसकी दिशा किधर होगी, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, वो क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शंस की आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी है, किधर है, उनके बारे में। और फिर एक टॉपिक हटा आपका यहाँ से क्या साइक्लोट्रॉन, जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना नहीं है आपको। जो साइक्लोट्रॉन के इसके आपके अनुप्रयोग भी है, इसका अपने प्रिंसिपल भी है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। फिर आती है और ये जो हमारे चैप्टर नंबर 7 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यूनिट थर्ड, ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है। और फिर यूनिट नंबर 4 जो हमारे पास 3 मार्क की आएगी, इसमें भी सिर्फ एक चैप्टर आता है। ये काफी ये कहें कि बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शन भी खूब सारा है, तो उसके लिए आपको बता दूं चैप्टर नंबर 8 है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, यानी कि ये जो चीजें हैं मैग्नेट से रिलेटेड जो हमारी चीजें आ गई उसमें आ गई। तो इसमें जो हमारे पास जो चैप्टर जैसे ही अपन ओपन करते हैं, जो फर्स्ट हमारा पेज रहता है उसमें ये लिखे हुए प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, कृत्रिम चुंबक क्या होती है, जो सिर्फ 2-2 लाइनों की डेफिनेशन है जिनको अपन आराम से ये अपने नाम से ही अपने आप को बता रही है। तो इन चीजों को हटा दिया गया है। फिर बात करते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो हटा दी हैं, लेकिन एक पॉइंट है इन्हीं से रिलेटेड कौन सा उदासीन बिंदु, ये हमारे क्या सिलेबस में अवेलेबल है। तो जब हम उदासीन बिंदु पढ़ेंगे उसको समझने के लिए पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर ये आपका हटानी है, सिर्फ यहाँ से ये जो पहले पेज पे ही है ये दोनों डेफिनेशंस होती है। फिर बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आवरण, ये आपके यहाँ से दोनों डेफिनेशंस आपकी हट गई हैं। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल लागू। आपको बता दें कि इनके लिए क्या दंड चुंबक हम जब पढ़ लेंगे, दंड चुंबक हमारे सिलेबस में है, तो इसमें सिर्फ आपकी इसकी एक ही चीज रखी है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर जो दंड चुंबक पर बल आघूर्ण क्या लगता है। तो बल इसको हम छोड़ सकते हैं एग्जाम से कि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर बात करते हैं इसकी चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, कि चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण में हमने देखा था क्या प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ये जो तीनों हैं इनके बारे में हम क्या पढ़ते थे, इनकी पूरी डिटेल स्टडी भी पढ़ते थे। इनके बारे में हम जैसे इनके अंतर है, तुलनात्मक अंतर है, या ये कह सकते हैं कि भाई ये कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है या लोह चुंबकीय है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो वो चीजें आपको यहाँ नहीं पड़ेंगी। तो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण का मतलब कि ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। फिर चुंबकीय पदार्थों का चयन का मतलब आपको कुछ दिए हुए होंगे तो उनमें से ये बताना कि एग्जाम में कि इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय है या कौन सा लोह चुंबकीय या कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। फिर आ रही है इसमें तुलनाएं कि इन तीनों के अंदर तुलना हमें नहीं पूछी जाएगी, इन तीनों में अंतर क्या होते हैं उनके बारे में भी हमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। पढ़नी कैसे पड़ेंगी, पढ़नी ऐसे पड़ेंगी कि इसमें क्या दे रखा है, BH वक्र दे रखा है। अभी जब BH वक्र की बात कर रहे हैं, साथ में इसमें माइजनर प्रभाव है वो भी दे रखा है हमारे पास। तो वो चीजें कहाँ से आएंगी, ये हमारे पास इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे तभी वो चीजें हमारे पास समझ में आएंगी। यानी कि बात ये होगी कि हमारे पास सिर्फ इसको छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें तीनों पढ़ने ही पड़ेंगे। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे,
पढ़नी ही पड़ेगी। और फिर ये जो चैप्टर नंबर 8 है अपने आप में एक यूनिट है, यूनिट 4, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, अभी दंड चुंबक के ऊपर जैसे इसमें बताया था कि नीलक्ष के ऊपर एक्स के हम क्या निकाल रहे थे, यहाँ पे मान निकालेंगे, तो वो चीजें यहाँ पर अवेलेबल अभी है कि दंड चुंबक अवेलेबल है, सिर्फ इसका ये एक हिस्सा गया। फिर बात करते हैं यूनिट 5 जिसमें से 2 हैं चैप्टर्स, और चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, जिनमें से जो चैप्टर नंबर 9 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो चैप्टर ऐसा वैसा आपको कहीं कुछ इसमें चेंज नहीं करना है कि चैप्टर नंबर 1 और जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं इसमें इसी में जो 9 और 10 जो चैप्टर हमारा कौन सा है, प्रत्यावर्ती धारा, तो इसके 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, शक्ति गुणांक और वाटनी धारा। इन दोनों को हमें नहीं पढ़ने, इन दोनों का इस चैप्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चीजें लास्ट भी है हमारे पास। फिर हम बात करते हैं इसी जो चैप्टर 9 और 10 में जो मार्क्स आते हैं एग्जाम में, वो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से अभी आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने सिर्फ 5 यूनिट्स के बारे में बात की है, जो अगली 5 यूनिट्स हैं उनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उस हर एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जैसे इसमें अगर मैं 3 यूनिट्स की बात करूं तो इसमें हम डायरेक्टली क्या छोड़ सकते हैं, सिर्फ साइक्लोट्रॉन छोड़ सकते हैं। यहाँ से हम क्या इन दोनों की डेफिनेशन छुड़ाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं छोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है कि प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, कृत्रिम चुंबक क्या होती है, और फिर इन दोनों को डायरेक्ट छोड़ सकते हैं यही एप्लीकेशन को, और एक यहाँ पे शक्ति गुणांक और वाटनी धारा को छोड़ सकते हैं, और जो चीजें हैं वो हमें इसमें पढ़नी ही पड़ेंगी। तो अपने इस सिलेबस को डिटेल से समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में भी आप जुड़े रहें। ओके, थैंक यू। और अगर कहीं कुछ समझने में फिर भी परेशानी आ रही है कि यहाँ हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आता है। जैसे यहाँ मैं बात करूँ कि जैसे साइक्लोट्रॉन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स में, हर बार 2 साल से तो क्वेश्चन ये बोर्ड में आता ही रहता है। तो अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं। ओके, यूनिट 6 से 10 तक के बारे में डिस्कस करते हुए।